नमस्कार साथियों, आज हम कक्षा 11 के प्रथम चैप्टर समुच्चय के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि समुच्चय क्या होता है, समुच्चय की परिभाषा हम पढ़ते हैं, समुच्चय को किस प्रकार से लिखा जाता है, तो उसके लिखने के प्रकारों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। समुच्चय के कौन कौन से अवयव होते हैं, उनको किस प्रकार से लिखा जाता है, वो आज सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं समुच्चय की परिभाषा। समुच्चय की परिभाषा, समुच्चय की परिभाषा, ठीक है। तो देखिए, समुच्चय की परिभाषा होती है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, वस्तुओं के सुपरिभाषित, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहा जाता है, समुच्चय कहा जाता है। तो देखिए, समुच्चय क्या होता है? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, संग्रह मतलब समूह, संग्रह मतलब क्या होता है? समूह। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को क्या कहा जाता है? समुच्चय। अब यहाँ पे समूह, आप सब जानते हैं कि समूह क्या होता है। जैसे आप कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं, तो कक्षा 11 में के विद्यार्थियों का ये क्या हो गया? समूह हो गया, ठीक है। टीम इंडिया के 11 खिलाड़ी हैं, तो टीम इंडिया के 11 खिलाड़ियों का क्या हो गया? समूह। कुछ वस्तुओं को हम एक जगह एकत्रित कर लें तो उसको हम क्या कहते हैं? समूह। अब वो समूह कैसा होना चाहिए? सुपरिभाषित होना चाहिए। वो समूह कैसा होना चाहिए? सुपरिभाषित। अब इस सुपरिभाषित का अर्थ क्या है? सुपरिभाषित, जैसे आपसे मैं एक बोलूं कि टीम इंडिया के अच्छे खिलाड़ियों का एक समूह, अच्छे खिलाड़ियों का एक समूह। तो हम चेक करते हैं कि क्या टीम इंडिया के अच्छे खिलाड़ियों का समूह। तो अच्छे खिलाड़ी आप कैसे, किन खिलाड़ियों को आप अच्छा मानेंगे? यहाँ पे परिभाषित नहीं है कि देखो, मेरी नज़र में कोई एक दूसरा खिलाड़ी अच्छा हो सकता है, किसी अन्य की नज़र में हम देखेंगे तो कोई दूसरा खिलाड़ी अच्छा हो सकता है। तो यहाँ जो टीम इंडिया के अच्छे खिलाड़ियों का हम समूह बनाएं, तो क्या हम एक सुपरिभाषित संग्रह बना सकते हैं? इसका एक समूह बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्यों? जैसे मान लीजिए मैंने इसमें ले लिया, मैंने लिख लिया जैसे सचिन, गांगुली, है ना, हालांकि ये आप तो खेलते नहीं हैं, लेकिन द्रविड़, कोहली, मेरी नज़र में ये खिलाड़ी क्या हैं? अच्छे हैं। अब एक स्टूडेंट बोलेगा कि नहीं सर, मेरी नज़र में तो श्रेयस अय्यर भी अच्छा खिलाड़ी है। हो सकता है, लेकिन ज़रूरी है, ये ज़रूरी है क्या कि श्रेयस अय्यर सभी की नज़रों में एक अच्छा खिलाड़ी हो? ये आवश्यक नहीं है। किसी को ये अच्छा लगता है, किसी को गलत, सही नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो ये अच्छे खिलाड़ियों का समूह हो सकता है। ये अच्छा खिलाड़ी, ये जो भी खिलाड़ी मैंने लिखे हैं वो बल्लेबाजी के लिए अच्छे हों, लेकिन गेंदबाजी के लिए अच्छे नहीं हो। तो ये जो खिलाड़ियों का समूह है वो हम क्या बोलते हैं? ये सुपरिभाषित नहीं है, ठीक है। सुपरिभाषित का मतलब है कि वो सभी के लिए हमेशा सत्य होना चाहिए, हमेशा के सभी के लिए वो क्या होना चाहिए? सत्य होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, जैसे एक अन्य उदाहरण ले लें। जैसे मैं लिख लूं कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, स्वरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। हम देखते हैं कि क्या यह सुपरिभाषित संग्रह है या नहीं। तो हम जानते हैं कि जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं वो कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। तो क्या इनके अलावा कोई और होता है क्या? क्या इनके अलावा और कोई समूह में आ सकता है या क्यों नहीं आ सकता? क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर यही होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो इनको लिख देंगे। जैसे मान लो मैं यू नहीं लिखूं, तो क्या ये सही है क्या? तो हाँ, नहीं, इसमें और क्या गलत होता, क्योंकि यू भी आता है तो इसमें क्या आएगा? यू भी आएगा, ठीक है। एक समुच्चय में यहाँ लिख दूँ 1, 2, 3, 4, 5, तो क्या ये सुपरिभाषित समूह है?
हाँ बिल्कुल सुपरिभाषित समूह है। इसको हम क्या लिख सकते हैं कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का क्या है, ये समुच्चय है। क्या है ये? प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो सुपरिभाषित का मतलब है कि जो भी उस समुच्चय के जो भी अवयव हैं इनको अवयव बोलते हैं। जैसे इसमें ये ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या है? समुच्चय के अवयव हैं। ठीक है, तो जो भी अवयव हैं वो किसी ना किसी नियम को फॉलो करने चाहिए। क्या होने चाहिए? वो किसी भी एक नियम को फॉलो करने चाहिए। ठीक है, तो जैसे ए, ई, आई, ओ, यू किसको फॉलो कर रहे हैं कि ये क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ये किसको फॉलो कर रहे हैं कि ये प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक है, अब अभी जो मैंने उदाहरण लिया था कि भारत के अच्छे खिलाड़ियों का समूह, तो वो किसी नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अच्छे खिलाड़ियों से क्या मतलब है कि बल्लेबाजी के लिए अच्छे हैं या गेंदबाजी के लिए अच्छे हैं। और ये आवश्यक भी नहीं है कि कोई खिलाड़ी मेरी नज़र में अच्छा है तो किसी अन्य की नज़र में वो गलत भी हो सकता है। ठीक है, जरूरी थोड़ी है सबकी नज़र में वो खिलाड़ी अच्छा हो। आज मेरी नज़र में विराट कोहली अच्छा है तो किसी अन्य की नज़र में रोहित शर्मा अच्छा है। ठीक है, तो जरूरी थोड़ी है कि विराट कोहली सभी की नज़रों में अच्छे खिलाड़ी हैं। तो वो क्या है? वो सुपरिभाषित संग्रह में नहीं आता है। ठीक है, सुपरिभाषित संग्रह में ये होना चाहिए, उसमें पक्ष और विपक्ष दो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो नियम है उस नियम को आवश्यक रूप में वो फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो समुच्चय की जो परिभाषा हो गई वो क्या हो गई कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहा जाता है? समुच्चय कहा जाता है। जो समूह होना चाहिए, जो संग्रह होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? सुपरिभाषित होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपसे ये बोला जाए कि प्राकृत संख्याओं का एक समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो बताइए ये सुपरिभाषित समुच्चय संग्रह है कि नहीं? ये बिल्कुल है। कि प्राकृत संख्याओं में आप 0 को ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते। तो इसमें क्या है कि इसमें जो भी संख्याएं आएंगी, जो भी अवयव आएंगे वो किसका फॉलो करेंगे? वो सभी संख्याएं क्या होनी चाहिए? प्राकृत संख्याएं होनी चाहिए। तो सुपरिभाषित का मतलब ये भी हो गया कि सुपरिभाषित का मतलब ये भी हो गया कि उस समूह में कौन सा अवयव आएगा या कौन सा अवयव नहीं आएगा, इसका निर्णय यदि हम कर लेते हैं तो वो संग्रह क्या कहलाएगा? सुपरिभाषित संग्रह। ठीक है, सुपरिभाषित संग्रह को एक बार और समझें। सुपरिभाषित संग्रह क्या होगा? सुपरिभाषित संग्रह क्या होगा कि यदि किसी अवयव के बारे में हम ये कह सकें कि यह उस समूह में आएगा या नहीं आएगा, इसका निर्णय यदि हम कर सकते हैं तो वह क्या होगा? सुपरिभाषित समूह होगा। ठीक है, अभी खिलाड़ियों की बात कर रहे थे तो ये निर्णय हम कर सकते हैं क्या? ये रोहित शर्मा, विराट कोहली के बारे में बात करें तो क्या मैं इस समूह में, भारत के अच्छे खिलाड़ियों के समूह में विराट कोहली को और रोहित शर्मा को ले सकता हूँ क्या? तो जरूरी ले सकता हूँ क्या? तो 2 जने तो बोलेंगे सर ले सकते हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं। 2 जने क्या बोलेंगे कि नहीं सर ये तो अच्छे खिलाड़ी नहीं है। तो वहाँ पे इनके बारे में अच्छा या बुरा होने का डिसीजन हम नहीं कर सकते हैं कि वो इस समूह में आएंगे या नहीं आएंगे, इसका डिसीजन हम नहीं कर सकते, इसलिए वो सुपरिभाषित समूह में नहीं आएगा। ठीक है, तो एक और उदाहरण ले लेते हैं। जंगल में सबसे खतरनाक जानवर, ठीक है, जंगल के सबसे खतरनाक जानवरों का समूह। तो इसमें भी ये भी क्या है? एक सबसे खतरनाक जानवर। तो इसमें जैसे मैं बोल दूं कि मैंने इसमें ले लिया हिरण, तो क्या हिरण को ले सकता हूँ क्या? तो हिरण। ठीक है, मैं ये ले सकता हूँ, चलो ठीक है हिरण ले लिया। शेर, ठीक है, मैंने ले लिया कुत्ता। ठीक है, तो क्या ये सही है क्या? सबसे खतरनाक? तो आप कोई बोले कि सर सबसे खतरनाक तो एक ही होता है, शेर है। आपने कुत्ते को गलत ले लिया, हिरण को गलत ले लिया। तो एक कुत्ता खतरनाक नहीं है क्या? बिल्ली के लिए सबसे खतरनाक कौन है? बिल्ली के लिए, तो बिल्ली के लिए कुत्ता खतरनाक है। ठीक है, कुत्ते के लिए कौन खतरनाक है? शेर खतरनाक है। हिरण के लिए कौन खतरनाक है? शेर। ठीक है, छोटे छोटे खरगोश आ गए, खरगोश के लिए कौन खतरनाक है? कुत्ता खतरनाक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या कि सबसे खतरनाक जानवर शेर ही है? नहीं कह सकते ना। तो ये भी क्या है? एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। ठीक है, तो समुच्चय की परिभाषा क्या हो जाएगी कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहा जाता है? समुच्चय कहा जाता है। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण देख लिए हमने। जैसे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय भी क्या होता है?
सुपरिभाषित संग्रह होता है। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय वो भी एक क्या होता है, सुपरिभाषित संग्रह होता है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में क्या आ जाता है, 0 0 1 2 3 कुछ निश्चित संख्याएं आती हैं, और आप बता सकते हो कि इस पूर्ण संख्याओं के समय में कौन सी संख्या आएगी और कौन सी नहीं आएगी। जैसे मैंने बोलूँ कि पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में -1 को लिख दूँ क्या, तो आप बोलोगे कि नहीं लिख सकते। इसका मतलब किसी भी समूह में कौन सी संख्या या कौन सी वस्तु आएगी, संख्या या वस्तु, कि किसी भी वस्तु के समूह में कौन सी वस्तु या संख्या आ सकती है, कौन सी नहीं आ सकती है। अगर इसका निर्णय हम कर लेते हैं तो इसका मतलब वो वस्तु क्या है, वो संग्रह क्या है, सुपरिभाषित है। अभी आपने बोला कि सर -1 पूर्ण संख्याओं के संग्रह में नहीं आ सकता, -1 पूर्ण संख्याओं के संग्रह में नहीं आ सकता, तो इसका मतलब है कि जो पूर्ण संख्याओं का समूह है वो क्या है, सुपरिभाषित संग्रह है। ठीक है, तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को कुछ विशेष नाम है, इसको किससे लिखते हैं, कैपिटल एन से। किससे लिखा जाता है इसको, कैपिटल एन से। कौन जानते ही हैं आप, प्राकृत संख्याएं वो जो गिनने के काम में आती हैं, वो संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृत संख्याएं होती हैं। ठीक है, गिनती कहाँ से चालू होता है, 1 से चालू करते हैं, तो प्राकृत संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होंगी, 1 से। फिर पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को, तो पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को किसे लिखते हैं, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, इसको किससे लिखते हैं, पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को W से, होल नंबर्स, कैपिटल W से। किसे लिखते हैं, W से। ठीक है, इसमें कौन कौन सी, तो जो प्राकृत संख्याओं जो आती हैं 1 2 3 4 5, उसमें 0 को और शामिल कर लेते हैं, वो क्या हो जाती हैं, पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। कौन कौन सी होती हैं, 0 1 2 3 4 5, इस प्रकार से ये सभी क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं। समुच्चय को मंझले कोष्ठक में लिखते हैं। ठीक है, ये बाद में बताएंगे। इसी प्रकार से जैसे परिमेय संख्याओं का समुच्चय हो गया, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो गया, काल्पनिक संख्याओं का, ठीक है, सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय हो गया, ये सभी क्या है, समुच्चयों के प्रकार है। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ते हैं समुच्चय को संकेत, समुच्चय के संकेत। इसके बाद में हम पढ़ेंगे समुच्चय के संकेत। तो समुच्चय की परिभाषा आपको समझ में आ गई, क्या होती है समुच्चय की परिभाषा, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहा जाता है, समुच्चय कहा जाता है। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहा जाता है, समुच्चय कहा जाता है। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। ठीक है, समुच्चय के कुछ सुपरिभाषित संग्रह क्या होता है, इसके बारे में भी हमने अध्ययन कर लिया है कि क्या होता है समूह, कि किसी भी समूह में कौन सी वस्तु आएगी, कौन सी वस्तु नहीं आएगी। यदि इसका निर्णय हम कर लेते हैं तो वो समूह क्या कहलाता है, सुपरिभाषित संग्रह, सुपरिभाषित समूह होता है। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ते हैं समुच्चय का संकेत, कि समुच्चय को किससे लिखा जाता है। तो देखिए, समुच्चय को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर में लिखा जाता है। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर, कैपिटल लेटर्स, बड़े अक्षर, कैपिटल लेटर्स, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, समुच्चय को क्या किस लिखा जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के जैसे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय भी मैंने आपको बताया, तो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को हमने किससे लिखा था, आपने पहले कक्षा 10 में पढ़ा था आपने। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को किससे लिखते हैं, कैपिटल एन से। ऐसे पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को हम किससे लिखते हैं, कैपिटल W से लिखते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को किससे लिखते हैं, कैपिटल R से लिखते हैं। लिखा था, प्राकृत संख्याओं को कैपिटल N से लिखते हैं, पूर्ण संख्याओं को कैपिटल W से, वास्तविक संख्याओं को कैपिटल। तो समुच्चय को जब भी हम लिखते हैं तो समुच्चय को कैसे लिखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से लिखते हैं। जनरली हम समुच्चय, देखो समुच्चय की मीनिंग क्या होती है अंग्रेजी में, SET, सेट। तो जनरली हम किसी भी समुच्चय को किससे लिखते हैं, कैपिटल S से, S फॉर सेट। ठीक है, तो जनरली हम किससे लिखते हैं, कैपिटल S से। लेकिन कुछ विशेष, जैसे आपके पास कहीं लिखा हुआ आ गया कैपिटल N,
ठीक है, कहीं पर आपके पास क्या लिखा गया, कैपिटल एन, तो इस ये विशेष नाम है, विशेष समुच्चय है ये। ठीक है, ये क्या है, विशेष समुच्चय। कैपिटल एन आ गया तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे कि एक एन क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। आपके पास कहीं लिखा हुआ आ गया क्या, कैपिटल डब्ल्यू, तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि ये क्या है, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है। ये क्या है, समुच्चय, कुछ विशेष समुच्चय हैं। कौन कौन से, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ठीक है ना, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय भी होता है। तो परिमेय संख्याओं के समुच्चय को किसे लिखते हैं, क्यू से, कैपिटल क्यू से। ठीक है, परिमेय संख्याओं के समुच्चय को किसे लिखेंगे, कैपिटल क्यू से। अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय भी होता है, तो अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को किसे लिखेंगे, क्यू सी, क्या, क्यू सी से। ठीक है, ये क्या है, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, और ये क्या है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो ये क्या है, एन डब्ल्यू, ये क्या है, कुछ विशेष प्रकार के समुच्चय हैं। हमें समुच्चय जब भी हम पढ़ेंगे वहाँ पे आपके पास कैपिटल एन लिखा हुआ आ गया तो हम क्या समझेंगे कि ये क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। हमारे पास कहीं डब्ल्यू लिखा हुआ आ जाएगा तो हम क्या समझेंगे कि ये क्या है, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। अगर हमारे पास कैपिटल आर लिखा हुआ आ गया तो हम क्या समझेंगे कि ये क्या है, पूर्ण संख्याओं का, सॉरी, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। क्यू लिखा हुआ आ गया तो हम क्या समझेंगे कि ये क्या है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। क्यू सी का मतलब अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। बाकी अन्य जो भी कोई समुच्चय आ गया उसको ए भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, और जनरली किससे लिखते हैं, कैपिटल एस से। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, चले आगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, समुच्चय को संकेतन हो गया कि समुच्चय को किस प्रकार से लिखा जाता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। समुच्चय को किससे लिखा जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से। कुछ विशेष प्रकार के समुच्चयों के बारे में आपको मैंने बता दिया। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय को किसे, एन से, पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को डब्ल्यू से, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल आर से, ठीक है, और परिमेय संख्याओं के समुच्चय को किससे, कैपिटल क्यू से। अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को किससे लिखते हैं, क्यू सी से, और जनरली सामान्यतः किसी भी समुच्चय को हम किससे लिख सकते हैं, कैपिटल एस से। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं समुच्चय के अवयव। समुच्चय के अवयव, हम देख समुच्चय के अवयव, समुच्चय के अवयव। ठीक है, तो समुच्चय के अवयव, तो सीधी सी बात है, समुच्चय क्या है, सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह है। समुच्चय क्या होता है, समुच्चय होता है सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह होता है। ठीक है, तो उस समूह में कौन कौन सी वस्तुएं आ रही हैं, उस समूह में कौन कौन सी वस्तुएं आ रही हैं, कौन कौन सी संख्याएं आ रही हैं। अगर संख्याओं का समूह है तो कौन कौन सी संख्याएं आ रही हैं, वो सब जो भी वस्तुएं आ रही हैं उस समूह में, ठीक है, वो सब क्या कहला रही हैं, उस समुच्चय के अवयव कहलाते हैं। ठीक है, उस समूह में जो भी वस्तुएं आ रही हैं, संख्याएं आ रही हैं, तो वो सभी क्या हैं, उस समुच्चय के अवयव हैं। ठीक है, जैसे अभी अपने बात की, जब हमने समुच्चय की परिभाषा पढ़ी तो हमने एक समुच्चय पढ़ा कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। क्या पढ़ा हमने, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये क्या है, ये इस समुच्चय के क्या है, अवयव है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों के समूह में कौन कौन सी आएंगी, कौन कौन सी आएंगी, कौन कौन से स्वर आएंगे, ए, ई, आई, ओ, यू। कौन कौन से अल्फाबेट आएंगे, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, तो ये एक समूह हो गया। ये समूह क्या, ये जो है ए, ई, आई, ओ, यू, ये समूह के क्या है, अवयव है। समूह में कौन, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों के समूह में कौन कौन आएगा, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये सभी क्या कहलाएंगे, समुच्चय के अवयव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ये समुच्चय के अवयव कहलाएंगे। ठीक है, तो समझ में आई। तो समुच्चय के अवयव से मतलब क्या हो गया कि उस समुच्चय में कौन कौन सी संख्याएं आ रही हैं, कौन कौन सी वस्तुएं आ रही हैं, ठीक है, वो सभी क्या कहलाते हैं, समुच्चय के अवयव। अब बात आती है कि ये अवयव को लिखते कैसे हैं। तो ध्यान रखें कि समुच्चय के अवयव को, समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी
वर्णमाला के छोटे अक्षर से, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से कोमा लगाकर, कोमा जानते हैं, कोमा लगाकर लिखा जाता है, लिखा जाता है। ठीक है, तो समुच्चय को किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो समुच्चय को क्या लिखा जाएगा? अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से। समुच्चय के जो भी अवयव हैं, समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से कोमा लगाकर लिखा जाता है। ठीक है, जैसे देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों के समुच्चय का हमने लिखा तो कैसे लिखा? AEIOU। ठीक है, आपसे मैं बोलूँ कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के समूह को किस प्रकार से लिखेंगे? तो 1 2 3 4 5 कोमा लगाकर लिखना है। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को किस प्रकार से लिखेंगे? 1 2 3 4 5 कोमा लगाकर लिख दिया। ठीक है, अंग्रेजी के अक्षर है तो अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर नहीं लिखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के कौन से अक्षर होने चाहिए? छोटे अक्षर। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के कौन से अक्षर होने चाहिए? छोटे अक्षर होने चाहिए। ठीक है, तो समुच्चय के जो भी अवयव है उन समुच्चय के अवयवों को किसमें लिखा जाएगा? अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से कोमा लगाकर लिखा जाता है। अगर इस प्रकार संख्याएं हैं तो संख्याओं को क्या लिखेंगे? कोमा लगाकर लिख देंगे। इसके अलावा एक चीज़ और है कि समुच्चय में कोई भी संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए। समुच्चय में कोई 2 संख्या, जैसे मान लीजिए आपके पास इसमें एक और आ गया 1, तो ये नहीं होना चाहिए। समुच्चय में जब भी हम अवयवों को लिखते हैं तो कोई भी 2 अवयव रिपीट नहीं होने चाहिए। समुच्चय में जैसे मान लीजिए अपने पास कोई वस्तु का संग्रह ले लिया और उसमें 1 कितनी बार आ गया? 1 आ गया, 2 बार आ गया 1, तो उसको 2 बार नहीं लिखेंगे, उसको कितनी बार लिखेंगे? 1 ही बार लिखेंगे। ठीक है, कोई अगर अवयव रिपीट होता है तो उसको बार बार नहीं लिखेंगे, उसको कितनी बार लिखेंगे? 1 ही बार लिखेंगे। ठीक है, तो ये समुच्चय के अवयव हो गए। समुच्चय के अवयव को लिखते कैसे हैं? मान लीजिए जैसे ये क्या है, आप एक लिखें प्राकृत संख्याओं के समुच्चय की हम बात करें तो आपको पता है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को किससे लिखते हैं? कैपिटल N से। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे? 1 2 3 4 ये आएंगे। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में कौन कौन से अवयव आएंगे? 1 2 3 4 5 इस प्रकार से चलते ही जाएंगी गिनतियाँ। ठीक है, अब इनको लिखते कैसे? जैसे मान लीजिए 2 क्या है? इस समुच्चय N का क्या है? एक अवयव है। 2 क्या है? इस समुच्चय N का एक अवयव है। तो इसको लिखेंगे कैसे गणित में? तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं 2 एलिमेंट्स ऑफ किसका? N। 2 समुच्चय N का अवयव है तो इसको कैसे लिखेंगे? 2, इसको एप्सिलॉन भी बोलते हैं और एलिमेंट्स भी बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ N। 2 समुच्चय N का अवयव है। एलिमेंट्स क्या होता है? अवयव। ठीक है, एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन N भी बोलते हैं, लेकिन हम इसे क्या बोलेंगे जनरली? 2 एलिमेंट्स ऑफ N। 2 एलिमेंट्स ऑफ N। 2 समुच्चय N का क्या है? अवयव है। ठीक है, जैसे 5 समुच्चय N का अवयव है। 5 क्या है? समुच्चय N का अवयव है, तो इसे क्या लिखेंगे? 5 एलिमेंट्स ऑफ N। समझ गई बात? 2 समुच्चय N का अवयव है तो क्या लिखेंगे? 2 एलिमेंट्स ऑफ N, 5 एलिमेंट्स ऑफ N। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए क्या -1 इस समुच्चय का अवयव है क्या? -1 इस समुच्चय का अवयव है क्या? बताइए, क्या -1 इस समुच्चय का अवयव है? तो नहीं है, तो नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? अब जब अवयव है तो क्या लिखते हैं? 2 इज एलिमेंट्स ऑफ N। अब जैसे -1 इस समुच्चय का अवयव नहीं है तो इसको क्या लिखेंगे? -1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ N। मतलब इस एप्सिलॉन का जो E है, इस E को क्या कर देंगे? काट देंगे। काट देंगे तो मतलब क्या हो गया? ये -1 इस समुच्चय N का अवयव नहीं है। तो जब कोई भी अवयव समुच्चय का अवयव होता है तब तो क्या लिखते हैं? एप्सिलॉन। और अगर मान लीजिए कोई भी अवयव समुच्चय का अवयव नहीं है तब हम क्या लिखेंगे? नॉट एप्सिलॉन। मतलब इस एप्सिलॉन को क्या कर देंगे? काट देंगे। ठीक है, जैसे 0 इस समुच्चय का अवयव है क्या? नहीं है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 0 इस समुच्चय का अवयव नहीं है तो इसको कैसे लिखेंगे? 0 इज नॉट एलिमेंट ऑफ N। 0 इज नॉट एलिमेंट ऑफ N। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? बताइए, किसी को कोई समस्या यहाँ तक? इसके बाद में अवयवों की संख्या, समुच्चय के अवयवों की संख्या। तो समुच्चय के अवयवों की संख्या
तो समुच्चय में कितने भी अवयव हो सकते हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं इसमें वो क्या होगी, उस अवयवों की संख्या। जैसे प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में कितने अवयव हैं, तो इसमें अनंत होते हैं, इसमें तो गिन नहीं सकते, आगे से आगे चलते जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पता नहीं खत्म ही नहीं हो रही ना। तो इसमें अवयवों की संख्या क्या होगी, अनिश्चित होगी। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के शब्दों के समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी है, तो ये निश्चित कौन सा समुच्चय है, निश्चित समुच्चय है। तो देख सीमित है, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, इनको गिन सकते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला के शब्दों के समुच्चय में अवयव कितने हैं, तो कितने अवयव आ गई, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो किसी भी समुच्चय में जितने अवयव हो सकते हैं वो क्या होंगे, उस समुच्चय के अवयवों की संख्या कहलाएगी। यहाँ तक किसी को समस्या? चलिए नेक्स्ट। अब समुच्चय के जो अवयव हैं, इन समुच्चय के अवयवों की संख्या को लिखते हैं नंबर ऑफ। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई समुच्चय S है, ठीक है, और इस S समुच्चय में आपके पास ये हैं कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं। समुच्चय S में कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, इनके अवयवों की संख्या को किससे लिखेंगे, NS, N फॉर नंबर, N फॉर नंबर। तो NS बराबर कितना हो गया, 3। NS का कहीं लिखा हुआ गया NS, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि समुच्चय नंबर ऑफ सेट S, नंबर ऑफ सेट S, समुच्चय S के अवयवों की संख्या कितनी है, 3। ठीक है, तो समुच्चय S के अवयवों की संख्या को हम किससे लिखेंगे, NS से लिखेंगे। ठीक है, समुच्चय S के जो भी अवयव हैं उनके अवयवों की संख्या को किससे लिखा जाएगा, NS से लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे ये है, ये क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। इसको हमने क्या नाम दे दिया, मान लीजिए ए नाम दे दिया, मान लीजिए इसको क्या नाम दे दिया, ए नाम दे दिया। इस समुच्चय को क्या लिख दिया, क्या नाम दे दिया, ए नाम दे दिया। तो इसमें अवयवों की संख्या को क्या लिखेंगे, Na, अवयवों की संख्या को क्या लिखेंगे, Na। ठीक है, तो कितने अवयव हैं इसमें, 5, तो Na बराबर कितना हो गया, 5। ठीक है, तो समुच्चय के अवयवों की संख्या को किससे लिखेंगे, Na से। अगर समुच्चय को S लिखा हो तो NS से। ठीक है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है उसमें अवयवों की संख्या NR से। ठीक है, इसके बाद में पढ़ेंगे समुच्चयों का निरूपण, समुच्चयों का निरूपण। एक चीज का और ध्यान रखें, समुच्चयों का निरूपण, समुच्चयों का निरूपण, इसको भी समझें। समुच्चय को निरूपण मतलब समुच्चय को लिखते कैसे, तो समुच्चय को अभी देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, समुच्चय की परिभाषा पढ़ ली, ठीक है, समुच्चय के अवयवों को पढ़ लिया, अवयवों को किस प्रकार से लिखते हैं वो पढ़ लिया कि कोमा लगा कर लिखते हैं। ठीक है, समुच्चय को ध्यान रखें, जो भी अवयव होंगे उन अवयवों को कहाँ लिखते हैं, मंझले कोष्ठक में लिखते हैं। समुच्चय के अवयवों को कहाँ लिखते हैं, मंझले कोष्ठक में। जैसे अभी हम लिख रहे थे कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, तो उसको क्या लिख दिया, मंझले कोष्ठक में लिखा था, A-E-I-O-U, इस प्रकार से लिखा था। तो जो भी समुच्चय है उस समुच्चय को किसमें लिखेंगे, मंझले कोष्ठक। अवयवों को, समुच्चय के अवयवों को कहाँ लिखेंगे, मंझले कोष्ठक में लिखेंगे, और अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर में लिखेंगे और कोमा लगाकर लिखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में कैसे लिखेंगे, कोमा लगाकर, और इन सभी अवयवों को कहाँ लिखते हैं, मंझले कोष्ठक में लिखते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, एक समुच्चय का क्या हो गया, निरूपण हो गया। ठीक है, अब ये समुच्चय को लिखने के 2 विधियां हैं, समुच्चय को लिखने की कितनी विधियां हैं, 2 विधियां हैं। ठीक है, 2 विधियां कौन कौन सी हैं, एक तो होता है रोस्टर रूप। कौन सा रूप होता है समुच्चयों का, रोस्टर रूप। समुच्चय को लिखने की कितनी विधियां हैं, 2 विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां हैं, एक तो है रोस्टर रूप। कौन सा रूप है, रोस्टर रूप। ठीक है, तो एक होता है कौन सा, एक तो बताइए, एक तो रोस्टर रूप होता है और एक कौन सा होता है, समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, तो समुच्चय के निरूपण करने की 2 विधियां होती हैं। समुच्चयों का निरूपण करने की कितनी विधियां हैं, 2 विधियां। एक तो है रोस्टर रूप और एक होता है समुच्चय निर्माण रूप। कौन सा, समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्म।
ठीक है, रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप। जो अभी हमने पढ़ा था वो कौन सा रूप था? रोस्टर रूप। ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा था कौन सा? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय ऐसे लिखा था, मंझले कोष्ठक में लिखते हैं, लिखा था। ये कौन सा रूप कहलाता है? ये कहलाता है रोस्टर रूप। ठीक है, तो रोस्टर रूप को समझते हैं। क्या होता है रोस्टर रूप? रोस्टर रूप में क्या होता है कि जो भी समुच्चय है उस समुच्चय के सभी अवयवों को, उस समुच्चय में जो सभी अवयवों को कैसे लिख देते हैं? मंझले कोष्ठक में कोमा लगाकर लिख देते हैं। तो रोस्टर रूप में क्या करेंगे कि जो भी अवयव है उन सभी अवयवों को मंझले कोष्ठक में कोमा लगाकर लिख देते हैं। तो ये कौन सा रूप है? रोस्टर रूप। ठीक है, जैसे ये है 2 4 6 8 10, क्या है? क्या है? प्रथम 5 समप्राकृत संख्या है। ये क्या है? प्रथम 5 समप्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ये क्या है? प्रथम 5 समप्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। तो ये क्या, अब देखो प्रथम 5 समप्राकृत संख्याएं कौन कौन से होते हैं उन सबको हमने क्या लिख दिया? एक मंझले कोष्ठक में कोमा लगाकर लिख दिया। ठीक है, जो भी प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं हैं, इन प्रथम 5 समप्राकृत संख्याएं हैं, इन सभी संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं हैं? प्रथम 5 समप्राकृत संख्याएं कौन कौन सी हैं? उन सभी संख्याओं को हमने मंझले कोष्ठक में कोमा लगाकर लिख दिया। तो सभी अवयव, ये क्या है? अवयव है समूह के, तो सभी अवयवों को कोमा लगाकर मंझले कोष्ठक में लिखना क्या कहलाता है? रोस्टर रूप कहलाता है। कौन सा रूप कहलाता है? रोस्टर रूप कहलाता है। अवयवों को कोमा लगाकर मंझले कोष्ठक में लिखना कौन सा रूप कहलाता है? रोस्टर रूप कहलाता है। ठीक है, 1 से लेकर 20 तक की प्राकृत संख्याएं, 1 से लेकर 20 तक की प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो उसमें क्या करेंगे? हम इस प्रकार से लिख देंगे 1 2 3 4 5, कहाँ तक? 20 तक लिख देंगे। तो ये कौन सा रूप है? रोस्टर रूप है। सभी अवयवों को मंझले कोष्ठक में कोमा लगाकर लिखना है। कौन सा रूप है? रोस्टर रूप कहलाता है। ठीक है, अच्छा एक चीज बताइए, अब रोस्टर रूप में एक समस्या है। रोस्टर रूप में क्या समस्या है? जब आपके पास ऐसे छोटे छोटे समूह है, ठीक है, छोटे छोटे समूह हैं, उन तब तो आप कौन सा रूप ले लेते हैं? रोस्टर रूप। ठीक है, आपके अवयव जो लिखने हैं, तो जैसे 5 संख्याएं लिखनी है तो लिख दिया 5 संख्याएं, 5 अवयव इसमें लिखने थे। तो छोटे मोटे जो समूह होते हैं, छोटे जिसमें अवयव कम होते हैं, उनके लिए तो रोस्टर रूप सही है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं आपसे ये बोलूँ कि 1 से लेकर 1 लाख तक, 1 से लेकर 1 लाख तक की प्राकृत संख्याओं का समूह, कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर 1 लाख तक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, इसको रोस्टर रूप में लिखो, तब आप लिखने लग जाएंगे। ऐसे रोस्टर रूप में लिखेंगे तो रोस्टर रूप में क्या लिखेंगे? सभी अवयवों को लिखना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक लिखना पड़ेगा? 1 से 1 लाख तक की। तो कैसे लिखेंगे रोस्टर रूप में? रोस्टर रूप में तो सारे अवयवों को लिखना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिखते रहेंगे शाम तक। ठीक है, शाम तक लिखते रहेंगे तो समस्या हो जाएगी ना रोस्टर रूप में। तो रोस्टर रूप में क्या समस्या आएगी कि जब कोई समूह जिसमें बहुत सारी संख्याएं आ रही हैं, बहुत सारे अवयव आ रहे हैं, ऐसे समूह के लिए रोस्टर रूप क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। ठीक है, उनके लिए रोस्टर रूप फेल हो जाता है। तो इसका मतलब जो छोटे छोटे समूह हैं या छोटे समुच्चय हैं जिनमें अवयवों की संख्या कम होती है, उनके लिए रोस्टर रूप ठीक रहता है। लेकिन इस प्रकार की समस्या आ गई आपके पास, तब हम क्या करेंगे? तो उसके लिए कौन सा रूप है समुच्चय लिखने का? समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप। इसमें क्या होता है? इसमें अवयवों को नहीं लिखा जाता है। समुच्चय निर्माण रूप में क्या होता है? उन अवयवों को नहीं लिखा जाता है, जबकि कोई इसमें क्या कहते हैं? एक नियम लिख दिया जाता है और फिर उस नियम के अकॉर्डिंग जो भी संख्याएं उनको फॉलो करती हैं वो सब हम उसमें आ जाती हैं। ठीक है, तो समुच्चय निर्माण रूप में क्या होता है? संख्याओं को न लिखे, जिसमें संख्याएं अवयव नहीं लिखे जाते हैं, अवयव नहीं लिखे जाते हैं। किसमें? समुच्चय निर्माण रूप में। समुच्चय निर्माण में रूप में अवयव नहीं लिखे जाते हैं, तो फिर क्या लिखते हैं? कोई नियम लिखते हैं। जैसे अभी आपके ये था कि 1 से लेकर 1 लाख तक की प्राकृत संख्याओं का समुच्चय।
ठीक है। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, अब 1 2 3 4 ऐसे थोड़े लिखेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, इस प्रकार से आप समुच्चय को मंझले कोष्ठक में लिखेंगे। तो इसमें एक नियम लिख दिया, यहाँ लिख दिया x, क्या लिख दिया x, सच दैट, ये चिन्ह क्या है, सच दैट, ठीक है, x सच दैट कि x 1 से लेकर 1 लाख तक की कोई प्राकृत संख्या है, यहाँ लिख दिया। अब बताइए x क्या है, x लिख दिया कि मान लिया कि कोई अवयव क्या है, x है, और x क्या है, x 1 से लेकर 1 लाख तक की कोई क्या है, प्राकृत संख्या। अब x 1 भी हो सकता है, x 2 भी आ जाएगा, x का मान 3 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, 10, मान लो 100, तो 100 नहीं हो सकता है कि 1 से लेकर 100 भी हो जाएगा। तो हमने इन जो रोस्टर रूप है, वो रोस्टर रूप तो क्या था, जब अवयवों की संख्या सीमित होती है, अवयवों की संख्या सीमित होती है, तब कौन सा रूप काम में लेते हैं, रोस्टर रूप। लेकिन अवयवों की संख्या ज्यादा हो जाती है, तब हम कौन सा रूप लेंगे समुच्चय का, समुच्चय निर्माण रूप। और समुच्चय निर्माण रूप में क्या होता है, अवयव नहीं लिखे जाते हैं, समुच्चय निर्माण रूप में अवयव नहीं लिखे जाते हैं, ठीक है। तो फिर किस प्रकार से, तो समुच्चय निर्माण रूप में क्या करेंगे कि जो भी समुच्चय है उस समुच्चय को नियम या कथन के रूप में लिखते हैं, नियम या कथन के रूप में लिखते हैं। एक और समझिए, जैसे मैं यहाँ लिख दूं, एक समुच्चय लिख दें, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, यही है जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। इसको हम किसके रूप में लिखना चाहिए, समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं देखिए, तो इसको कैसे लिखेंगे, ये कौन सा रूप है, रोस्टर रूप, क्योंकि इसमें अवयव लिखे गए हैं, ठीक है। समुच्चय निर्माण रूप में अवयव नहीं लिखेंगे, तो इसको मान लीजिए अब मेरे को बदलना हो किसमें, समुच्चय निर्माण रूप में। तो किस प्रकार से बदलेंगे देखिए, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, इसको समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे, तो ये हम यहाँ लिख देंगे क्या, x, ठीक है, सच दैट, इसको क्या बोलेंगे, सच दैट, इसको क्या बोलते हैं, सच दैट, मतलब इस प्रकार है कि, इसका मतलब क्या है, सच दैट इस प्रकार है कि। तो x सच दैट, x इस प्रकार है। अब क्या क्या है x, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, तो यहाँ लिख देंगे x सच दैट, x अंग्रेजी वर्णमाला का, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, ठीक है। ये कौन सा रूप है, रोस्टर रूप। ये कौन सा रूप है इसी का, समुच्चय निर्माण रूप। तो समुच्चय निर्माण रूप में हमने कोई अवयव लिखा है क्या, अंग्रेजी वर्णमाला कोई स्वर लिखा क्या, नहीं लिखा। तो दोनों में अंतर क्या है, आपसे पूछ लेगा, रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप में कोई क्या अंतर है, तो आप क्या लिखेंगे कि रोस्टर रूप में तो क्या है, सभी अवयवों को लिखा जाता है, समुच्चय निर्माण रूप में अवयवों को न लिखकर उनको किसी नियम या कथन के रूप में लिखा जाता है, नियम या कथन के रूप में लिखा जाता है। तो वो कौन सा रूप हो गया, समुच्चय निर्माण रूप हो गया, ठीक है। मान लीजिए देखिए, जैसे आपके पास एक समुच्चय दे दिया S, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये समुच्चय हमारे को दे दिया। तो बताइए ये समुच्चय कौन सा रूप है, ये समुच्चय का कौन सा रूप है, बताइए ये समुच्चय का कौन सा रूप है। दो रूप बताए हैं, रोस्टर रूप, एक तो रोस्टर रूप, और एक कौन सा बताया, समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप। तो ये जो मैंने लिखा है वो कौन सा रूप है, रोस्टर रूप है या समुच्चय निर्माण रूप, तो ये कौन सा रूप है, रोस्टर रूप है। क्यों क्यों है रोस्टर रूप, हाँ बिल्कुल सही है, क्या है, क्यों है ये रोस्टर रूप, क्योंकि रोस्टर रूप में हम क्या लिखते हैं, सभी अवयवों को, ठीक है, सभी अवयवों को कोमा लगाकर मंझले कोष्ठक में लिखते हैं। तो अब सभी अवयवों को लिख दिया, तो ये कौन सा रूप हो गया, रोस्टर रूप। अब इसी को हम किस में बदल देते हैं, समुच्चय निर्माण रूप में बदल देते हैं। इस रोस्टर रूप को किस में लिख दें, समुच्चय निर्माण रूप में। तो देखिए किस प्रकार से लिखेंगे, इस रोस्टर रूप को किस में लिखना जा रहे हैं, समुच्चय निर्माण रूप में। तो देखिए
ये क्या है सभी, इनको किस में लिखना है? समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है कि सभी अवयवों को किसी नियम या कथन के रूप में लिखेंगे, नियम या कथन के रूप में लिखेंगे इनको। तो किस प्रकार से लिखेंगे? देखिए ये क्या है सभी, ये प्राकृत संख्याएं हैं, तो हमने लिख दिया x। अभी इस x को परिभाषित करेंगे हम, इस x को एक नियम के रूप में लिखेंगे, कथन के रूप में लिखेंगे कि x क्या है। तो x सच डेट, x इस प्रकार, सच डेट मतलब इस प्रकार, तो x इस प्रकार है कि क्या है x, x क्या है, x एक प्राकृत संख्या, x एक प्राकृत संख्या इस प्रकार है। प्राकृत संख्या तो बहुत सारी होती है, लेकिन ये कौन सी है? 1 से लेकर 8 तक की। तो x एक प्राकृत संख्या इस प्रकार है कि x का मान कहां से कहां तक है? x का मान कहां से कहां तक है? 1 से बड़ा और 1 के बराबर, और किससे छोटा? 8 से छोटा और 8 से बराबर। ठीक है, x के मान कहां से कहां तक है? 1 से लेकर कहां तक है? 8 तक के। ठीक है, तो यहाँ बताइए हमने अब ये कौन सा रूप हो गया? रोस्टर रूप। ये क्या है? समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, रोस्टर रूप में क्या करते हैं? सभी अवयवों को लिख दिया। रोस्टर रूप में क्या करते हैं? जो भी अवयव हैं इन अवयवों को किसके रूप में लिख दिया? एक नियम के रूप में लिख दिया कि हम ये मान लिया कि कौन सा अवयव है? x। अब x क्या है? तो x एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, प्राकृत संख्या है, और प्राकृत संख्या भी कैसी है कि x का मान कहां से कहां तक है? 1 से लेकर 8 तक की है। अब देखिए थोड़ा सा कि इसको इस प्रकार से और ले, मंडला कोष्टक बंद कर देंगे यहाँ, थोड़ा इसको, इसी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखो छोटा x सच डेट x का मान कहां से कहां तक ये, और यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं x एलिमेंट ऑफ n। ये लो, इसी को इतने बड़े लैंग्वेज के रूप में लिखा, इसको गणित के रूप में लिख दिया। क्या लिख दिया कि x सच डेट x इस प्रकार है कि x का मान कहां से कहां तक है? 1 से लेकर 8 तक का। और x है क्या? मान 1 से 8 तक में तो 1.5 भी आएगा, लेकिन 1.5 लेंगे क्या? नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन और बता दिया आपको कि x क्या होना चाहिए? एलिमेंट ऑफ n बताया था आपको। n क्या होता है? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो x क्या है? एक प्राकृत संख्या है। तो बता, अब 1.5 लेंगे क्या इसमें? नहीं। तो अब आपको इस प्रकार से दे दिया कि x लेना है, x के मान कहां से कहां तक ले सकते हैं? 1 से लेकर 8 तक के मान ले सकते हैं, और जो भी मान लेंगे वो कैसे होने चाहिए? x क्या होना चाहिए? प्राकृत संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है ये कौन सा रूप है? समुच्चय निर्माण रूप। ये कौन सा रूप है? रोस्टर रूप। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए क्वेश्चन करते हैं। अब हम उल्टा करते हैं, समुच्चय निर्माण रूप में हम कोई क्वेश्चन लिखते हैं और फिर उसको रोस्टर रूप में बनाते हैं। देखिए एक समुच्चय इस प्रकार से दे दिया, x सच डेट x एलिमेंट ऑफ x एलिमेंट ऑफ z, x एलिमेंट ऑफ z, और x के मान अपने को दे दिया -1 से बड़ा और 5 से कम। इस प्रकार से ये कौन सा रूप है बताना? क्या ये रोस्टर रूप है? बताइए, क्या ये रोस्टर रूप है? क्या नहीं, ये रोस्टर रूप नहीं है। बिल्कुल सही है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें अवयव नहीं लिखे हुए हैं। इसमें अवयवों को क्या लिखा गया है? एक नियम के रूप में लिखा गया है, कथन के रूप में लिखा गया है। ठीक है, कथन के रूप में। अभी जरा देखना ये कौन सा रूप है? समुच्चय निर्माण रूप। ये जेड क्या है? जेड होता है क्या? पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। जेड क्या है? पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है। जेड क्या है? पूर्णांक संख्याओं का समूह होता है। पूर्णांक संख्या जानते हैं ना आप? संख्या रेखा 0 1 2 3 4, इधर -1 -2, ये सभी क्या है? पूर्णांक हैं। और इनके समुच्चय जो पूर्णांक संख्या को समूह को कैसे लिखते हैं? कैपिटल जेड से लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए
तो ये जो मैंने समुच्चय लिखा है वो कौन से रूप में लिखा है? समुच्चय निर्माण रूप में। कौन से रूप में लिखा है? समुच्चय निर्माण रूप में। इसको हम किस में बदलेंगे? रोस्टर रूप में लिखेंगे। इसको किस में लिखेंगे? रोस्टर रूप में। इसी समुच्चय को हम किस में लिखेंगे? रोस्टर रूप। रोस्टर रूप क्या होता है कि अवयवों, सभी अवयवों को किस में लिख देंगे? हम मंझले कोष्ठक में कोमा लगा के लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे? S बराबर, अब इसमें कौन कौन से अवयव आएंगे देखो। x सच दैट, x सच दैट, x क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। x क्या है? एक पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक संख्या भी कौन सी है? -1 से, -1 या -1 से अधिक और 5 या 5 से कम। तो देखो -1 और -1 से अधिक, तो -1 से बड़ी पूर्णांक संख्याएं कौन सी? पूर्णांक संख्याएं लेनी है क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि x एलिमेंट ऑफ z। z क्या होता है? पूर्णांक संख्या। तो x जो भी लेने हैं, जो भी x के मान हम लेंगे वो क्या लेंगे? पूर्णांक संख्या। और यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि पूर्णांक संख्याओं जो x के मान लेंगे वो कहाँ से कहाँ तक लेंगे? -1 या -1 से अधिक और 5 और 5 से कम। तो कौन कौन सी संख्याएं आ जाएंगी? -1 और -1 से बड़ी कौन कौन सी आ जाएंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आएगा क्या इसमें? नहीं, क्योंकि जो भी x के मान है वो कहाँ लेना है? 5 के बराबर या 5 से कम। ठीक है, तो देखिए ये जो आपके पास समुच्चय निर्माण रूप में कोई समुच्चय था, इसको हमने किसके रूप में लिख दिया? रोस्टर रूप में लिख दिया। ठीक है, यहां तक किसी को समस्या? x सच दैट मतलब x इस प्रकार है कि x एक पूर्णांक संख्या है, x एक पूर्णांक संख्या है तथा x का मान -1 के बराबर और -1 से अधिक तथा -5 के बराबर, 5 के बराबर और 5 से छोटा। तो ऐसी कौन सी पूर्णांक संख्याएं हैं जो -1 से, पूर्णांक संख्या ही लेने हैं तो -1 या -1 से अधिक है और 5 से कम है? तो ये सभी हैं, ये सभी क्या है? वो पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये कौन सा रूप हो गया? समुच्चय निर्माण रूप से किस में बदल दिया हमने? रोस्टर रूप में बदल दिया। ठीक है, यहाँ तक किसी को समस्या? तो नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो कल की क्लास में पढ़ेंगे। इसके आगे जो भी हम पढ़ेंगे वो कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज तक के इस जो भी आज बताया है, आज किस किस के बारे में पढ़ा हमने? समुच्चय की परिभाषा पढ़ी। तो आज के हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने समुच्चय की परिभाषा पढ़ी। परिभाषा क्या थी बताइए समुच्चय की? कि वस्तुओं का कौन सा संग्रह? सुपरिभाषित संग्रह। कौन सा संग्रह? सुपरिभाषित संग्रह। सुपरिभाषित संग्रह क्या होता है वो भी हमने पढ़ लिया कि किसी समूह में कौन सी वस्तुएं आएंगी, कौन सी वस्तुएं नहीं आएंगी। अगर इस चीज का हम निर्णय कर देते हैं तो वो संग्रह क्या है? सुपरिभाषित संग्रह है। कोई भी समूह में कौन सी संख्या आएगी, कौन सी वस्तुएं आएंगी, कौन सी वस्तुएं नहीं आएंगी, इसका निर्णय यदि कर लेते हैं तो वो समूह क्या कहलाएगा? सुपरिभाषित संग्रह कहलाएगा। ये हमने आज पढ़ लिया। इसके बाद में हमने पढ़ा क्या कि समुच्चय, कुछ विशेष समुच्चय, कुछ विशेष समुच्चय कौन कौन से? प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को m से, पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल W से, ठीक है, पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को W से पढ़ा था। पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को Z से, पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को W से, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को M से, परिमेय संख्याओं के समुच्चय को Q से, ठीक है, और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को QC से, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को किसे लिखते हैं? R से। तो ये सब हमने आज पढ़ा। कुछ भी इसके बाद में हमने पढ़ लिया कि समुच्चय को हम क्या लिखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के समुच्चय को नाम, तो समुच्चय को किससे लिखते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर से। जनरली किससे लिखते हैं? एस से, कैपिटल एस से। ये क्या है? ये कुछ विशेष समुच्चय हैं जिनके नाम निश्चित होते हैं। कहीं पर एन लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब है कि वो क्या है? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। डब्ल्यू लिखा हुआ आ गया, मतलब वो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है। जेड लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब वो क्या है? पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है। ये सब हमने पढ़ा। इसके बाद में हमने पढ़ा क्या? समुच्चय के अवयवों के बारे में पढ़ा। तो समुच्चय के अवयव के बारे में हमने पढ़ा कि जो भी समुच्चय के अवयव हैं, इन समुच्चयों के अवयवों को हम कहाँ लिखते हैं? मंझले कोष्ठक में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? मंझले कोष्ठक में क्या लगा के लिखते हैं? कोमा लगा के लिखते हैं। लिखा था ऐसे? समुच्चय के अवयव क्या होंगे कि समुच्चय के अवयवों को कैसे लिखते हैं? मंझले कोष्ठक में
अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से कोमा लगाकर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कोमा लगाकर। कहाँ लिखते हैं? मंझले कोष्ठक में लिखते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। समुच्चय के अवयवों की संख्या हमने पढ़ी। जैसे मान लीजिए कोई समुच्चय एस है, यही समुच्चय है, इसको क्या नाम दे दिया? एस। तो इसके अवयवों की संख्या को किससे लिखेंगे? एन एस से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? एन एस। तो बताइए इसमें एन एस कितना होगा? तो इसमें कितने अवयव हैं? 5। तो एन एस का मान इसमें कितना हो जाएगा? 5। ये भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, अवयवों की संख्या के बारे में पढ़ लिया था। इसके बाद में हमने पढ़ लिया समुच्चयों के रूपों के बारे में। 2 रूप बताए थे, एक तो रोस्टर रूप और एक समुच्चय निर्माण रूप। रोस्टर रूप का आपको बताया गया कि रोस्टर रूप क्या होता है? रोस्टर रूप में क्या होता है? जो भी अवयव होते हैं उनको मंझले कोष्ठक में कोमा लगाकर लिख देते हैं। मतलब रोस्टर रूप में जो भी अवयव सबको लिखेंगे। समुच्चय निर्माण रूप क्या था? उसमें अवयवों को लिखा जाता है क्या? नहीं लिखा जाता है। समुच्चय निर्माण रूप में अवयवों को लिखा जाता है? नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो समुच्चय निर्माण रूप क्या हो गया कि समुच्चय निर्माण रूप में अवयवों को हम क्या लिखते हैं? किसी नियम या कथन के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं? किसी नियम या कथन के रूप में। इसके बाद में हमने कुछ उदाहरण लिए। उन उदाहरणों में हमने देखा कि रोस्टर रूप को समुच्चय निर्माण रूप में हम किस प्रकार से बदलते हैं, समुच्चय निर्माण रूप को रोस्टर रूप में किस प्रकार से बदलते हैं। ये सब अध्ययन हमने आज की क्लास में किया है। इसके आगे का अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।